3 बार जेएसएससी ने अपने मुंह से ये बात कही है पिछले 4-5 महीने में कि परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन तक जेएसएससी के किसी पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा पदधारी की कोई भूमिका नहीं होती है। कम से कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर और चेयरमैन को परीक्षा के गोपनीय कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। ये जेएसएससी का रेगुलेशन कहता है। 5 का पॉइंट नंबर 2 में लिखता है, आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्न कार्य संपादित किए जाएंगे। इसमें पहला है प्रश्न पत्र सेटर यानी क्वेश्चन पेपर, ये आयोग करेगा। आयोग ने खुद अपना रेगुलेशन बनाया है जिसमें आयोग खुद कह रहा है कि प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर और उनका एवेल्युएशन करने तक सारा प्रोसेस आयोग की निगरानी में होगा, आयोग के अध्यक्ष और आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की देखरेख में होगा। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? आखिर किस स्तर पर यह फैसला लिया गया, कब लिया गया कि आयोग में टर्न की बेसिस पर सिर्फ टेंडर निकालेंगे? क्या आप कोई ठेका पट्टा जारी करने वाली एजेंसी हैं? आपका नाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, आपका नाम झारखंड आउटसोर्सिंग चयन आयोग नहीं। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जेएसएससी सीजीएल की जांच हो रही है। जांच इसलिए हो रही है कि इसका पर्चा लीक हो गया और पर्चा लीक हो गया। 8 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अब एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं कि परीक्षा अब कब होगी। बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई। राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी है। ईडी ने इस मामले की जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और ईडी ने इस मामले की जांच तब अपने हाथ में ली जब उसे विनोद सिंह नाम के एक शख्स के मोबाइल फ़ोन में जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले। बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा एडमिट कार्ड उसके मोबाइल पर थे और ये विनोद सिंह जो पेशे से आर्किटेक्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मित्र बताया जाता है, नज़दीकी बताया जाता है और बताया जाता है कि वह बीआईटी मिश्रा के ज़माने से ही हेमंत सोरेन का मित्र है। तो दोस्तों, जांच चल रही है और इसके साथ साथ सियासत भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। वो कह रही है कि सरकार की संलिप्तता है। सत्ता शीर्ष में बैठे लोग सीटों का सौदा कर रहे थे, झारखंडी छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे थे, उनके फ्यूचर का मर्डर कर रहे थे, उनके भविष्य की हत्या कर रहे थे। छात्र आंदोलन पर हैं, छात्र नेता खास करके झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के लोग आंदोलन पर हैं जेएसएससी पर्चा लीक के खिलाफ और परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर जेएसएससी ऑफिस पर प्रदर्शन हुआ था। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई थी और इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों पर केस कर दिया गया था। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने यह आरोप लगाया कि परीक्षा माफिया ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इसमें 300 करोड़ का खेल था या कुछ भी था। तो बहरहाल ये जांच का विषय है और जब मामले की जांच एजेंसियां कर रही हैं तो इस पर तुक्का लगाने का या कुछ खुलासा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एजेंसियां अपना काम करेंगी, अच्छे तरीके से करेंगी और दोषियों तक पहुंच जाएंगी, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। सरयू राय का आज एक ट्वीट है। वैसे तो बहुत सारे नेता आजसू के हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हों, सभी सरकार पर हमलावर हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सीटें बेची गईं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरयू राय का एक ट्वीट है जो कुछ घंटे पहले किया गया था और वो कुछ अलग चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। मैं उस ट्वीट की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा आपका। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जेएसएससी के अंदर कहाँ झोल है। जेएसएससी बार बार जिस चीज़ को उजागर करके, बार बार जिस चीज़ का सहारा लेकर अपना दामन पाक साफ बताने की कोशिश करता है, अपना दामन, अपने आप को बेदाग बताने की कोशिश करता है, दरअसल झोल जेएसएससी के अंदर है, झोल जेएसएससी के
खुद की कार्यप्रणाली में है और जेएसएससी जो बहाना बनाकर बचना चाहता है, दरअसल उससे बच नहीं सकता। क्या है वो कारण और क्या होता आ रहा है, उस पर बात करेंगे सरयू राय का ट्वीट पढ़ने के बाद। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरयू राय ने लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच एसआईटी करे या ईडी, यह जांच पूर्णता में और परीक्षा एजेंसियों एवं सरकार के बीच संबंध को केंद्र में रखकर करे। आखिर सरकार ने परीक्षाओं के मामले में जेएसएससी को शक्तिहीन और परीक्षा संचालन के लिए चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों को इतना मजबूत क्यों बना रखा है। लेकिन दोस्तों, जेएसएससी को शक्तिहीन नहीं बनाया गया है और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मजबूती भी सरकार ने नहीं दी है, बल्कि जेएसएससी की जो नियमावली है, जेएसएससी रेगुलेशन है और जेएसएससी जिस एक्ट के आधार पर बना है, उसमें जेएसएससी को परीक्षाओं के संचालन के पूरे अधिकार दिए गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जेएसएससी अपनी ही नियमावली का और सरकार के एक्ट का कितना बड़ा दुरुपयोग करके एजेंसियों को काम देता रहा है। दोस्तों, मैं कोई बड़ा खुलासा करने नहीं जा रहा हूँ, न मैं ये बताऊंगा कि पेपर लीक कैसे हो गया, कहाँ छात्रों को ले जाकर परीक्षा दिलाई गई। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि लगभग 400 सीटों का सौदा होने की बात हो रही थी। हरियाणा नंबर की गाड़ियां रांची में घूम रही थीं और करीब 100 करोड़ रुपए का खेल था। अब क्या सच था क्या नहीं था, ये जांच के बाद सामने आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जांच जल्द होगी और कानून के हाथ बेईमानों तक पहुंचेंगे, भ्रष्टाचारियों तक पहुंचेंगे और उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी जो झारखंडी छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात आज करूंगा एक ऐसे विषय पर जिसका सहारा लेकर जेएसएससी बार बार अपने आप को बेदाग बताने की कोशिश करता है। दोस्तों, 6 फरवरी 2024 को जेएसएससी ने अपने वेबसाइट पर एक सूचना प्रकाशित की। ये सूचना लंबी है, 3 पेज की सूचना है, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं आपको वो बिंदु पढ़कर सुनाता हूँ। फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या जेएसएससी जो कह रहा है, क्या वो अपनी ही कही बात से, अपने ही बनाए नियम से भटकना, उसकी अवहेलना करना नहीं है। तो दोस्तों, 6 फरवरी 2024 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची ने एक सूचना निकाली अपनी वेबसाइट पर, आवश्यक सूचना के नाम से। और उसका जो इंट्रो है उसमें लिखा जाता है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JGGLCCE 2023 अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के पश्चात आयोग की परीक्षा व्यवस्था के संबंध में कई भ्रांतियां एवं अफवाह फैल रहे हैं, जिनके निराकरण हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। 6 फरवरी 2024 की सूचना है। पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में परीक्षा में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उनका विवरण है। लेकिन पॉइंट नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट नंबर 5 में आयोग लिखता है कि आयोग के तत्वावधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं। किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करने हेतु दिया जाएगा, ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है। ये आयोग खुद सूचना में लिख रहा है कि उसे परीक्षा का जो विज्ञापन है उसके प्रकाशन से लेकर अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन तक कोई जानकारी ही नहीं होती। सारी जानकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास होती है। आयोग इस पर आगे लिखता है पॉइंट नंबर 6 पर। तो पॉइंट नंबर 5 में आयोग ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं होती। पॉइंट नंबर 6,
आयोग लिखता है कि OMR आधारित ऑफलाइन पेपर मोड प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का चयन एवं प्रश्न पत्र बनाए जाने एवं उनके मुद्रण तथा प्रश्न पत्रों के जिलावार, परीक्षा केंद्रवार एवं परीक्षा कक्षवार पैकिंग एवं सीलबंदीकरण की कार्रवाई चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। तदोपरांत सभी परीक्षा सामग्रियां आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा की निर्धारित तिथि से 5 या 6 दिन पूर्व सील बंद अवस्था में रांची जिला कोषागार में सीधे यानी आयोग में लाकर नहीं जमा कराई जाती हैं। इस प्रकार गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन ऑफ कस्टडी में सबसे लंबी अवधि तक करीब 1 से कुछ महीनों तक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तदनुसार बनाए गए फॉर्म्युलेटेड, कंपोज्ड तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न पत्रों की कस्टडी उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास ही रहती है। उसके बाद 7वां पॉइंट चेन ऑफ कस्टडी का है और 8वें पॉइंट में आयोग लिखता है कि गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की उपरोक्त चेन ऑफ कस्टडी तथा ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के लिए उपरोक्त निर्देशित टाइमलाइंस इन दोनों प्रक्रियाओं में गोपनीय परीक्षा सामग्री की कस्टडी अथवा प्रश्नों की जानकारी किसी भी समय आयोग के पास अथवा आयोग के किसी भी पदधारी या पदाधिकारी या कर्मी के पास कभी नहीं रहती है। यानी आयोग ये साफ साफ कह रहा है कि सारी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी की है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और अपनी घर की देखरेख के लिए किसी केयर टेकर को रख कर जाते हैं या अपने घर में आप कोई किराएदार रखते हैं तो उससे क्या पूछते नहीं है कि मेरा घर ठीक से है या नहीं, कहीं टूट फूट तो नहीं है, कहीं मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है, या किराएदार पर आप नज़र रखते हैं कि कहीं उसने आपके घर में कोई दूसरा किराएदार तो नहीं लगा दिया और बीच में लाभ कमा रहा है। लेकिन आयोग साफ साफ कह रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में आयोग पल्ला झाड़ रहा है और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, JSSC की PGT परीक्षा जब चल रही थी और उस समय भी जब ये चर्चाएं चल रही थी कि PGT परीक्षा में सीटों का सौदा हो रहा है, 17 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं, उस समय भी JSSC ने एक नोटिस प्रकाशित किया था, 6 फरवरी का नोटिस और इसके पहले PGT परीक्षा के समय का नोटिस। ये दोनों नोटिस JSSC की वेबसाइट पर ही मौजूद हैं, मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। तो PGT परीक्षा वाले नोटिस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। PGT परीक्षा के समय ये बिना डेट का नोटिस है। JSSC के वेबसाइट पर यह नोटिस बिना डेट का है और सचिव के हस्ताक्षर से ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है कि हालांकि इस संबंध में कोई शिकायत अथवा सूचना नहीं मिली है, परंतु अफवाहें सुनने को मिली है कि धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराने वाले विभिन्न आयोगों एवं संगठनों के परीक्षार्थियों को नियुक्ति का धोखा देकर उनके प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड सहित मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं धोखाधड़ी से राशियां ठग लेते हैं, जिससे कि ठगे गए परीक्षार्थी की स्थिति बंधक जैसी हो जाती है। अतः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सचेत एवं सावधान किया जाता है कि ऐसे धोखेबाजों के झांसे में किसी भी परिस्थिति में कदापि न आए, अन्यथा उन्हें अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखों और धोखे की राशियों का नुकसान होगा। इसके बाद आखिर में आयोग ये लिखता है आखिरी पैराग्राफ में कि ज्ञातव्य है कि आयोग के तत्वावधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं उक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं। किन विषयों की परीक्षाएं किन केंद्रों पर संचालित की जाएंगी, किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करने हेतु दिया जाएगा, ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी अथवा पदाधिकारी को नहीं होती है। आयोग के किसी भी स्तर का कोई भी कर्मी या पदाधिकारी किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई मदद करने की स्थिति में ही नहीं रहता है। अतः परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक सावधान रहें कि यदि कोई भी व्यक्ति आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी से पहचान होने अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के किसी भी व्यक्ति से पहचान होने का दावा करते हुए कोई मदद पहुंचाने का धोखा देकर मूल शैक्षणिक अभिलेख या अवैध राशि मांगता है तो अविलंब घटना के स्पेसिफिक विवरण, जैसे उदाहरण के तौर पर
घटना की तिथि एवं समय, घटना स्थल, आरोपी का नाम एवं पता, घटना का विवरण, यदि कोई साक्ष्य हो तो उसका विवरण आदि के साथ उसकी शिकायत आयोग के ईमेल आईडी jharkhand_ssc@rediffmail.com पर भेजें, जिससे कि छल एवं धोखाधड़ी करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध साक्ष्यानुसार प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये हुआ पीजीटी एग्ज़ाम के समय। भाषा लगभग वही है जो 6 फरवरी की भाषा है। और उसके बाद जब एसआईटी की जांच हुई तो जेएसएससी की प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी जेएसएससी के कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है, पदाधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है। और उसमें भी उन्होंने यही सब बातें लिखी हैं कि परीक्षा की शुरुआत से लेकर, विज्ञापन से लेकर रिजल्ट के प्रकाशन तक जेएसएससी के किसी भी पदधारी, पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं होती। यही मेरा सवाल है कि क्यों नहीं होती? आखिर इतनी बड़ी परीक्षा जिस पर लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य टिका होता है, लोग सालों साल तैयारी करते हैं, आंखों में उम्मीद लिए, आंखों में सपने लिए, कष्ट सहकर, अभाव झेलकर, पेट काटकर जो परीक्षार्थी और उनके अभिभावक तैयारियां कराते हैं अपने बच्चों को, और जो बच्चे तैयारियां करते हैं, उनका पूरा फ्यूचर आप थर्ड पार्टी को दे देते हैं, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी आप जांचते नहीं है। सिर्फ टेंडर में जो लोएस्ट आ जाता है, जो L1 आ जाता है, उसको काम दे दिया जाता है, कुछ क्रेडेंशियल्स देख लिए जाते हैं। अभी भी चेन्नई की जिस एजेंसी को काम दिया गया है, उसने आरआरबी की परीक्षा ली थी कुछ साल पहले, और उसके एक सेंटर पर भी पर्चा लीक होने की घटना सामने आई थी। तो क्या काम देते समय जेएसएससी के पदाधिकारियों को कम से कम 2-4 घंटे रिसर्च नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ L1 आ जाने से ही काम मिल जाता है, उसका कोई भूत भविष्य वर्तमान देखा नहीं जाता? बिन्सिस को काम दिया गया था 2022 में, जब सुधीर त्रिपाठी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। जेएसएससी जेईई का पर्चा लीक हुआ था और बिन्सिस के लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। तो ठीक है, एजेंसियां शामिल रहती हैं, लेकिन जेएसएससी कैसे पल्ला झाड़ सकता है? और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, जेएसएससी जो बना है, जेएसएससी एक्ट के तहत बना है। जेएसएससी एक्ट 2008 झारखंड विधानसभा ने पारित किया और वो कानून बना, और उसमें 2 संशोधन हुए। आखिरी संशोधन 2011 में हुआ। जेएसएससी एक्ट क्या कहता है, मैं आपको पहले जेएसएससी एक्ट पढ़कर सुनाता हूँ। जेएसएससी एक्ट 2008 में जेएसएससी को, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, मैं आपको जेएसएससी एक्ट का ये दिखा देता हूँ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियमावली बनाने की शक्ति है। झारखंड के असाधारण गजट शनिवार 6 दिसंबर 2008 को प्रकाशित इस गजट के अनुसार जो 12 नंबर पॉइंट है, उसमें जेएसएससी को नियमावली बनाने की शक्ति है। इसमें लिखा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। आयोग को राज्य सरकार के अनुमोदन से विज्ञापनों का प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं का संचालन, परीक्षा फलों का प्रकाशन, व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार यदि कोई हो के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली विरचित करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो जेएसएससी एक्ट में ही जेएसएससी को नियमावली बनाने की शक्ति दी गई है। और इस नियमावली में क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जेएसएससी ने जो नियमावली बनाई है 2011 में, वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि जेएसएससी की वेबसाइट पर यही एक नियमावली है। इस नियमावली में कुछ अगर संशोधन हुआ है या नियमावली में परिवर्तन हुआ है तो ये नियमावली जेएसएससी की वेबसाइट पर नहीं है। इसलिए जेएसएससी की वेबसाइट पर जो नियमावली है उसी को अंतिम नियमावली मानकर मैं अपना जो ये विश्लेषण है उसको प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि जेएसएससी अधिनियम 2008 में जेएसएससी को नियमावली बनाने की शक्ति है, और इसके साथ साथ विज्ञापनों का प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं का संचालन, परीक्षा फलों का प्रकाशन, व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट यदि कोई हो, इफ एप्लीकेबल, के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली विरचित करने की शक्ति प्राप्त होगी। यानी नियमावली बनाने का अधिकार जेएसएससी के पास है।
सरकार ने कोई नियमावली बनाकर जेसीसी को नहीं दी है। लेकिन 2011 में जब जेसीसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो इसमें लिखा गया, 24 फरवरी 2011 के झारखंड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में ये प्रकाशित है। पॉइंट नंबर 7 है और लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे टॉप पर देखिए, इसके अतिरिक्त झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 में एक अतिरिक्त धारा 13 का समावेश किया जाएगा। यानी जेसीसी एक्ट 2008 में एक एक्स्ट्रा धारा जोड़ी गई और वो धारा थी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यानी धारा 13 के माध्यम से राज्य सरकार ने वो शक्ति हासिल कर ली कि जेसीसी में कोई भी समस्या आने पर राज्य सरकार धारा 13 के तहत उन समस्याओं को सीधे तौर पर दूर कर सकेगी। लिखा हुआ है कि धारा 13 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में तथा इसके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा, जो उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों के निवारणार्थ आवश्यक हो। इस राज्यादेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जाएगा। तो जेसीसी को नियमावली बनाने की शक्ति है और राज्य सरकार को इंटरवीन करने की शक्ति है कि जेसीसी में अगर कोई समस्या है तो राज्य सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन 2022 में जब जेईई परीक्षा का पेपर लीक हुआ और 2024 में जब जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, राज्य सरकार ने सिर्फ एसआईटी बनाई, डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया कि परीक्षाएं किस तरह से ली जा रही हैं, परीक्षाएं लेने में कोई गड़बड़ी है या आउटसोर्सिंग एजेंसी के काम करने में कोई गड़बड़ी है। और जेएसएससी जो बार बार ये बात कह रहा है, 3 बार जेएसएससी ने अपने मुंह से ये बात कही है पिछले 4-5 महीने में कि परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन तक जेएसएससी के किसी पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा पदधारी की कोई भूमिका नहीं होती है। जेएसएससी रेगुलेशन क्या कहता है? दोस्तों, जेएसएससी रेगुलेशन बनाया गया 2011 में और 13/12/2011 को ये नोटिफिकेशन जो है नोटिफाई हुआ जेएसएससी रेगुलेशन। जेएसएससी रेगुलेशन लंबा है और इसमें 2 अध्याय आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जेएसएससी रेगुलेशन का अध्याय 3, जिसमें परीक्षा संचालन के दायित्व का विवरण दिया हुआ है। ये जेएसएससी का अपना रेगुलेशन है, जेएसएससी की वेबसाइट पर है। और अध्याय 3 में परीक्षा संचालन दायित्व के शीर्ष के अंतर्गत लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, आयोग के संपूर्ण नियंत्रण में परीक्षा संचालन का उत्तरदायित्व परीक्षा नियंत्रक अथवा आयोग द्वारा अधिकृत परीक्षा प्रभारी का होगा। ये परीक्षा के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार आयोग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परीक्षा प्रोसेस की एग्जामिनेशन कंट्रोलर की है या आयोग द्वारा अधिकृत परीक्षा प्रभारी की है। पॉइंट नंबर 2, आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की सीधी देखरेख में अपने कार्यालय के माध्यम से अथवा चयनित बाह्य एजेंसी के सहयोग से कराया जाएगा। सहयोग से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं देने की बात है। बाह्य एजेंसी का चयन आयोग के स्तर से होगा और इस निमित्त बाह्य एजेंसी का एक पैनल संधारित किया जाएगा, या इसका मतलब है कि अ पैनल ऑफ एजेंसीज विल बी सेलेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। किसी खास परीक्षा को संचालित करने के लिए बाह्य एजेंसी को कार्य दिए जाने के लिए आयोग के अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जाएगा, यानी चेयरमैन के ऑर्डर से ही किसी खास परीक्षा के लिए किसी खास एजेंसी का चयन होगा। पॉइंट नंबर 3, परीक्षा संचालन के लिए सभी गोपनीय कार्य परीक्षा नियंत्रक ऑब्लिग परीक्षा प्रभारी के अधीन होगा। जेएसएससी बार बार कहता है कि हमें कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जेएसएससी का रेगुलेशन कहता है
पॉइंट नंबर 3 कहता है कि परीक्षा संचालन के लिए सभी गोपनीय कार्य परीक्षा नियंत्रक अथवा परीक्षा प्रभारी के अधीन होंगे और समय समय पर इससे आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। यानी कम से कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर और चेयरमैन को परीक्षा के गोपनीय कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। ये जेएसएससी का रेगुलेशन कहता है। फिर जेएसएससी ये कैसे कह सकता है कि उसको किसी बात की जानकारी नहीं होती है? आखिर परीक्षा के गोपनीय कार्यों पर, उसके प्रोसेस पर नज़र रखना किसका काम है? आगे लिखा गया है कि आवश्यकता होने पर आयोग के अध्यक्ष से यथोचित आदेश मार्ग निर्देश प्राप्त किया जाएगा। आयोग के गोपनीय कार्यों की गोपनीयता हर स्तर पर अक्षुण्ण रखी जाएगी। तो जब आप परीक्षा का संचालन पूरा दायित्व एजेंसी को दे देते हैं तो फिर गोपनीय कार्यों की गोपनीयता कैसे अक्षुण्ण रखी जा सकती है? आप खुद कहते हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे इसकी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे? चौथा पॉइंट है परीक्षा संचालन हेतु गोपनीय सामग्रियों की खरीद। गोपनीय कार्य में पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी। गोपनीय सामग्रियों के मुद्रण एवं खरीद से संबंधित कार्य में गोपनीय तरीके से निविदा कोटेशन प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये अध्याय 3 है। इससे भी मज़ेदार अध्याय 5 है। ये बार बार जो आयोग कह रहा है कि हमें या हमारे किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी को किसी स्तर पर, किसी लेवल पर जानकारी नहीं होती है। अब जेएसएससी रेगुलेशन का अध्याय 5 पढ़ता हूँ आपके लिए। परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य, इसका हेड है, इसका शीर्षक है, और इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा है परीक्षा संबंधी सभी गोपनीय कार्य आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में परीक्षा प्रभारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा संपादित किए जाएंगे। परीक्षा संबंधी सभी गोपनीय कार्य आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में परीक्षा प्रभारी अथवा परीक्षा नियंत्रक द्वारा संपादित किए जाएंगे। साफ साफ लिख रहा है, ये कहीं नहीं लिख रहा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दो और फिर सो जाओ, कोई जानकारी मत रखो। दूसरा है आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्न कार्य संपादित किए जाएंगे। हालांकि आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये मिरर इमेज है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप जेएसएससी की वेबसाइट पर जेएसएससी रेगुलेशन निकाल कर देख सकते हैं। अध्याय 5 का पॉइंट नंबर 2 में लिखता है आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्न कार्य संपादित किए जाएंगे। इसमें पहला है प्रश्न पत्र सेटर यानी क्वेश्चन पेपर सेटर, उत्तर पुस्तिका का परीक्षक यानी इवेल्युएटर ऑफ आंसर बुक आंसर शीट, और विशेषज्ञ का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट, ये आयोग करेगा। दूसरा गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस का चयन यानी कहाँ वो प्रश्न पत्र छपेंगे, इसका चयन आयोग करेगा। तीसरा प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका OMR का मुद्रण यानी प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स और OMR शीट्स। चौथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट। पांचवा परीक्षा फल का कार्य यानी रिजल्ट का काम। बाह्य स्रोत एजेंसी का चयन, ये दायित्वों में दूसरे नंबर पर छठे पॉइंट में लिखा गया है कि आयोग के कार्यों में छठा कार्य बाह्य स्रोत एजेंसी यानी आउटसोर्स एजेंसी का चयन है। उसके पहले 5 कार्य मैंने आपको बता दिए कि प्रश्न पत्र सेटर, उत्तर पुस्तिका का परीक्षक एवं विशेषज्ञ का चयन, गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस का चयन, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका OMR का मुद्रण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और परीक्षा फल का कार्य, ये गोपनीय कार्य हैं और आयोग के कार्य हैं। एजेंसी का चयन भी आयोग का काम है। सभी प्रकार के गोपनीय पत्राचार, ये पॉइंट नंबर 7 है। और 8वां नंबर है कि गोपनीय कार्यों के लिए गोपनीय तरीके से भुगतान एवं लेखा संधारण। और 9वां है आयोग के निर्देशानुसार कोई और कार्य। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 सेट चयनित कराए जाएंगे, जिनमें आयोग के अध्यक्ष से, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 सेट चयनित कराए जाएंगे, जिनमें आयोग के अध्यक्ष से आदेश प्राप्त कर किसी एक सेट से परीक्षा कराई जाएगी। यानी 3 सेट बनाने हैं और आयोग के अध्यक्ष से एक सेट का अनुमोदन कराना है और उससे परीक्षा करानी है। आयोग कहता है कि प्रश्न पत्र सेट ही हम नहीं करते, न प्रश्न पत्र छापते हैं, न
न उत्तर पुस्तिका छापते हैं, न हम इवेल्युएशन करते हैं। ये जेएसएससी अपनी ही नियमावली का उल्लंघन कर रहा है और फिर सीना तानकर बहुत गर्व से अपना पल्ला झाड़ रहा है कि परीक्षा के पूरे प्रोसेस में हमें कोई जानकारी नहीं होती, हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं होती। तो क्या जेएसएससी अपने रेगुलेशन की अवहेलना नहीं कर रहा है? ये सारे काम जेएसएससी के हैं। क्वेश्चन पेपर सेट करना, एक्सपर्ट बनाना, क्वेश्चन रिजल्ट प्रकाशन तक का सारा दायित्व तो जेएसएससी ने नियमावली बनाकर अपने हाथ में लिया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को पूरा जिम्मा देकर आयोग पल्ला झाड़कर सो जाएगा। तो फिर 3-3 बार आयोग पिछले 4 महीने में ये बात क्यों कह रहा है? क्या जिस तरह से आयोग पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे लगता नहीं है कि आयोग के अंदर ही कोई गड़बड़ी है? जब आयोग ने अपना ही रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो एजेंसी पर सारी जिम्मेदारी डालकर भाग क्यों रहे हैं जेएसएससी के अधिकारी? आयोग क्यों भागना चाहता है? आखिरी पैरा पढ़ता हूं। तीसरे में आपने सुन लिया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 सेट चयनित कराए जाएंगे, जिनमें से आयोग के अध्यक्ष से आदेश प्राप्त कर किसी एक सेट से परीक्षा कराई जाएगी। और चौथा पॉइंट है कि परीक्षा के बाद विशेषज्ञों के द्वारा उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। पेपर सेटर द्वारा दिए गए उत्तर कुंजी से इसका मिलान कराया जाएगा और अंतिम उत्तर कुंजी गठित की जाएगी। तैयार उत्तर कुंजी के आधार पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के उपरांत मेधा क्रम से यानी मेरिट वाइज परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। ये जेएसएससी का अपना रेगुलेशन है, अपनी नियमावली है, जिसे जेएसएससी एक्ट 2008 के माध्यम से आयोग को दिया गया ये अधिकार कि वो रेगुलेशन बनाए। और जेएसएससी ने रेगुलेशन बनाया। रेगुलेशन क्या बनाया मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। हर स्तर पर आयोग का काम है, चाहे वो विज्ञापन निकालना हो, चाहे वो परीक्षा का जो प्रश्न है वो सेट करना हो, प्रिंटिंग करना हो एमआर शीट या क्वेश्चन पेपर का, इवेल्युएशन करना हो, एक्सपर्ट बहाल कराना हो, कौन सा सेट छपने जाएगा ये तय करना हो। लेकिन आयोग टर्न की बेसिस पर काम करता है। ये कोई रोड का ठेका नहीं है जनाब, ये कोई बिल्डिंग का ठेका नहीं है। और रोड बिल्डिंग का भी ठेका दिया जाता है तो विभाग के इंजीनियर मॉनिटर करते हैं, उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं। सामान जो लग रहा है, सामान की क्वालिटी टेस्टिंग होती है, बने हुए रोड की और बिल्डिंग को ठोक कर देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। आप इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं और आपने खुद ही यह नियम बनाया है कि हर स्तर पर आयोग का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन आप सीधे सीधे यह कह दे रहे हैं कि परीक्षा के विज्ञापन से लेकर और रिजल्ट निकलने तक हमें कोई जानकारी नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्यों नहीं होती? आखिर कौन इन परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता सुनिश्चित करेगा? तो जिम्मेदारी से आयोग कैसे भाग सकता है? और अगर आयोग को दूसरी एजेंसी को जिम्मा देकर सो जाना है, निश्चिंत बैठ जाना है, तो फिर इस आयोग की ज़रूरत क्या है? जिस तरह से राज्य सरकार के कॉरपोरेशंस खुद एग्जाम ले लेते हैं एजेंसी बहाल करके, जिन विभागों में रिक्तियां हैं वो विभाग भी सक्षम है, निदेशालयों के द्वारा या विभागों के द्वारा टेंडर होते ही हैं अनेक चीज़ों के लिए, तो परीक्षा के लिए भी टेंडर कराकर हर विभाग अपनी रिक्तियां भर लेगा। आखिर इतना बड़ा आयोग, इतना बड़ा सेटअप और इतने अनुभवी अधिकारी जो खुद कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करके इस नौकरी में आए हैं, क्यों रखे गए हैं? किन्हीं प्राइवेट थर्ड पार्टी को काम दे देने के लिए? और कैसे मान लिया जाए जब आयोग के पास इतनी शक्तियां हैं तो आयोग इन शक्तियों का उपयोग किए बिना किसी थर्ड पार्टी को काम क्यों दे रहा है? क्या यहाँ कोई फाउल प्ले की बू नहीं आ रही है? परीक्षाओं में लीकेज होती है, पेपर लीक होते हैं, पूरे देश में लीक होते हैं और इसलिए कड़े कड़े कानून बनाने की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है। झारखंड सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, लेकिन इन आयोगों की जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं फेयर हों। जो परीक्षार्थी तैयारियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनके मेहनत का उचित प्रतिफल मिले, नौकरियां मिले। लेकिन बेईमानों के हाथ में, थर्ड पार्टी एजेंसियों के हाथ में, दलालों के हाथ में व्यवस्था सौंपकर सो जाने से और फिर ये कहने से कि हम तो भाई इनोसेंट हैं, हम तो बहुत भोले हैं, हमें तो कुछ जानकारी नहीं होती, हम तो सिर्फ ठेका आवंटित करने वाली एजेंसी हैं, हम ठेका दे देते हैं और फिर सो जाते हैं। सीटें बिकती हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं?
जिस नियमावली से आयोग बना है उसमें आयोग को पूरी शक्ति है। उस नियमावली में संशोधन करके सरकार ने पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली है कि कठिनाइयाँ जहाँ होंगी हम दूर करेंगे। और आयोग ने खुद अपना रेगुलेशन बनाया है जिसमें आयोग खुद कह रहा है कि प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर और उनका एवेल्युएशन करने तक सारा प्रोसेस आयोग की निगरानी में होगा, आयोग के अध्यक्ष और आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की देखरेख में होगा। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? फिर ये क्यों कही जाती है बात कि हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो भोले हैं, हम तो इनोसेंट हैं? आखिर किस स्तर पर यह फैसला लिया गया, कब लिया गया कि आयोग में टर्न की बेसिस पर काम होगा? जब आयोग अपने ही नियमावली को वायलेट करता है तो ये कौन सा आदेश था? ये आदेश कब निकाला गया कि एजेंसी ही सारा काम करेगी? और आदेश किसने निकाला? और ये आदेश निकाला गया तो आयोग की वेबसाइट पर यह आदेश क्यों नहीं है? आयोग ने जनवरी में एक टेंडर निकाला है, आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर वो टेंडर 10 जनवरी का शायद वो टेंडर है। और उस टेंडर में भी यही शर्तें लिखी हुई हैं कि परीक्षा का विज्ञापन निकालने से लेकर रिजल्ट निकालने तक सारा काम एजेंसी करेगी। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ टेंडर निकालेंगे? क्या आप कोई ठेका पट्टा जारी करने वाली एजेंसी हैं? आपका नाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, आपका नाम झारखंड आउटसोर्सिंग चयन आयोग नहीं है। क्या आप सिर्फ आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे, नीलामी करेंगे, नीलामी से प्राप्त राशि रख लेंगे और सरकार से सैलरी वैलरी लेते रहेंगे, बाकी एग्जामिनेशन का काम थर्ड पार्टी लेते रहे, सीटें बिकती रहें, दलाल हावी होते रहे, आपको कोई मतलब नहीं है? कैसे आयोग पल्ला झाड़ सकता है? तो इस आयोग के रहने का मतलब क्या है? आयोग को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता? और अगर ये नियम जो जेसीसी का अपना ही रेगुलेशन अगर वायलेट हो रहा है तो ये किसके आदेश से हो रहा है? किसने ये नियम बनाया? क्योंकि सरकार का कोई भी अंग हो, कोई भी विभाग हो, बिना नियम, परिनियम, परिपत्र, आदेश, निर्देश, संकल्प के बिना कोई काम नहीं करता। आप किसी ऑफिस में जाइए, कोई नियम बताइए कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो कहेगा कागज़ दिखाइए, कहाँ, किस नियम में लिखा है? तो ये किस नियम में लिखा था कि जेसीसी सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराएगा? मैंने आपको रेगुलेशन पढ़ के सुना दिया, मैंने आपको एक्ट दिखा दिया। अब जेसीसी के पदाधिकारियों से सरकार क्या पूछेगी? क्या एसआईटी पूछेगा कि आखिर जब आपने खुद नियम बनाया था कि एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटिंग कहाँ होगी क्वेश्चन की हम सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रांग रूम हमारी निगरानी में होगा, परीक्षा फल का प्रकाशन हमारी निगरानी में होगा, तो फिर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पूरा दायित्व क्यों दिया गया? क्या जिम्मेदारी से बचने के लिए? क्या इसलिए कि सीटें जब बिकें, जब पेपर आउट हो तो सीधा सीधा दायित्व आयोग पर ना आए? बच निकलने के लिए एक सेफ पैसेज बना दिया गया आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नाम पर। तो मेरी तो सरकार को यह सलाह रहेगी कि या तो विभाग सीधे सीधे जब आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू कराना है तो आप ही टेंडर निकाल के करा दीजिए, या फिर जेसीसी को भंग कर दीजिए, या फिर जेसीसी का नाम बदलकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं, झारखंड आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन आयोग रख दिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम ये भ्रम तो न रहे कि यहाँ लड़के परीक्षा देंगे तो उनका चयन होगा, फेयर चयन होगा, फ्री चयन होगा और इसमें कोई कदाचार, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, पैसे लेकर भ्रष्ट लोगों को, अयोग्य लोगों को और धन पशुओं की औलादों को नौकरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है और सिर्फ सतही विषय नहीं है कि पेपर लीक हो गए या क्वेश्चन पेपर आउट हो गए। ये बहुत गंभीर विषय है कि जब नियम है, एक्ट है, रेगुलेशन है, तो उसका वायलेशन क्यों है, और अगर वायलेशन है तो किस मकसद से है। आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।